Good morning everyone. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. I'm your SSC teacher. We are doing chapter number 3 in history of class 9. The name of the chapter is Nazism and the rise of Hitler. Come to the page number 58. This is the 5th part of this chapter. 4 parts of this chapter are completed. Now come to the page number 58. On 30 January 1933, President Hindenburg offered the chancellorship, the highest position in the cabinet of ministers, to Hitler. 30 जनवरी 1933 को क्या हुआ था, जो प्रेसिडेंट थे हिंडनबर्ग के अंदर, उन्होंने चांसलरशिप की पोस्ट हिटलर को ऑफर की थी कि आप इस पोस्ट पर आ जाइए. बट नाउ द नाजीज हैड मैनेज टू रिलाई द कंजर्वेटिव्स टू देयर कॉज. लेकिन नाजीज जो थे वो क्या चाहते थे कि कंजर्वेटिव्स को ही उनके यहाँ पर लाया जाए. हैविंग एक्वायर्ड पावर, हिटलर सेट आउट टू डिसमेंटल द स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेटिक रूल. अब जब हिटलर के हाथ में पावर आई तो उसने क्या किया, डेमोक्रेटिक रूल को ही पूरी तरीके से क्या कर दिया, चेंज कर दिया. अ मिस्टीरियस फायर दैट ब्रोक आउट इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग इन फरवरी फैसिलिटेटेड हिज मूव. अब एक मिस्टीरियस फायर लग गई थी कहाँ पर, जर्मन पार्लियामेंट की बिल्डिंग के अंदर. तो उस फायर होने की वजह से, वहाँ पर आग लगने की वजह से हिटलर को और ज़्यादा अपनी पावर्स को बढ़ाने का मौका मिल गया. द फायर डिक्री ऑफ 28 फरवरी 1933 indefinitely suspended civic rights like freedom of speech, press and assembly that had been guaranteed by the Weimar Constitution. अब जो फायर ऑफ डिक्री जो था 28 फरवरी को जो वहाँ फायर हुई थी, जो वहाँ पर आग लगी थी, तो उसकी वजह से हिटलर को इतनी पावर्स मिल गई थी कि उसने लोगों का जो राइट था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये सारी चीज़ें उसने क्या कर दी, रद्द कर दी. यानी लोगों के इन राइट्स को उसने हटा दिया. Then he turned on his arch enemies, the communities, most of whom were hereditary packed off to the newly established concentration camp. अब धीरे धीरे उसने क्या किया, अपने जो उसके एनिमीज़ थे, जिनको वो दुश्मन समझता था, जो कम्युनिस्ट जो थे, ठीक है, कम्युनिस्ट जो थे, उसको उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स पर भेजना शुरू कर दिया. द रिप्रेशन ऑफ द कम्युनिस्ट वर सिवियर. धीरे धीरे उनकी कंडीशन और ख़राब होती गई और उनके ऊपर टॉर्चर होता गया. Out of the serving 6,808 arrest files of Düsseldorf, a small city of 500,000 population, 1,440 were those of communist alone. ठीक है, अब क्या था, 6,808 टोटल फाइल्स जो थी डिसेल्डॉर्फ के अंदर, वो उस सिटी के अंदर, वहाँ पर 1,440 फाइल्स सिर्फ किसकी थी, कम्युनिस्ट की थी. यानी कि इतने केस सिर्फ किसके थे, कम्युनिस्ट के थे. They were, however, only one among the 52 types of victims persecuted by the Nazis across the country. और सिर्फ कम्युनिस्ट ही नहीं बल्कि 52 टाइप्स के और विक्टिम्स थे, यानी कि 52 टाइप्स की और कम्युनिटीज़ थी जो नाजीज़ से परेशान हो चुकी थी. पूरे कंट्री के ऊपर नाजीज़ ने जिनके ऊपर पूरा कंट्रोल जमा रखा था. On 3rd March 1933 the famous Enabling Act was passed. अब क्या हुआ, 3 मार्च 1933 को एक फेमस एक्ट पास किया गया. उस एक्ट का नाम क्या था, इनेबलिंग एक्ट. जिस एक्ट इस्टेब्लिश डिक्टेटरशिप इन जर्मनी. अब ये जो एक्ट था, इसने जर्मनी के अंदर डिक्टेटरशिप बना ली थी हिटलर की. इट गेव हिटलर ऑल पावर्स टू साइडलाइन पार्लियामेंट एंड रूल ऑफ डिक्री. ठीक है, अब ये एक्ट आने के बाद में हिटलर के हाथ में और ज़्यादा पावर्स आ गई और पूरा पार्लियामेंट और रूल बाय डिक्री, वो सारी चीज़ें उसकी हो गई. All political parties and trade union are banned except for the Nazi party and its affiliates. ठीक है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी वो सब हिटलर ने बैन कर दी. एक नाजी पार्टी और उसके जो एफिलिएट्स थे उनको छोड़ के बाकी सारी पार्टीज़ क्या करी, हिटलर ने हटा दी. द स्टेट इस्टेब्लिश कंप्लीट कंट्रोल ओवर द इकोनॉमी. अब उसकी खुद की गवर्नमेंट ने पूरे कंट्री के ऊपर क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया, पूरे कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया. चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो जुडिशरी हो. स्पेशल सर्विलियंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस वर क्रिएटेड टू कंट्रोल एंड ऑर्डर सोसाइटी इन वेज दैट द नाजीज वांटेड. ठीक है, स्पेशल सर्विलियंस बना दिए गए, सिक्योरिटी फोर्सेस लगा दी गई ताकि नाजीज जो चाहें वही पूरे कंट्री के अंदर हो सके, वो अपनी मनमर्जी पूरे कंट्री के अंदर चला सकें.
Apart from the already existing regular police in green uniform and the SA or the stormtroopers, these included the Gestapo, the SS criminal police and the security service. ठीक है, अब जो ग्रीन यूनिफॉर्म के अंदर पुलिस फोर्स थी, उस पुलिस फोर्स को छोड़ करके एक नया पुलिस फोर्स लगा दिया गया, जिसे क्या कहा गया, क्रिमिनल पुलिस सिक्योरिटी सर्विस। ठीक है, क्रिमिनल पुलिस और सिक्योरिटी सर्विस के नाम पे एक नया डिपार्टमेंट बना दिया गया और गेस्टापो नाम की एक सीक्रेट स्टेट पुलिस वहाँ पर लगा दी गई। It was the extra constitutional powers of these newly organized forces that gave the Nazi state its reputation as the most dreaded criminal state. अब ये जो थी, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी जो हिटलर ने यूज़ की थी, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ था कि आप इस तरह की एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बना सकते हो, और ऐसा उसने कर दिया था। ठीक है, हिटलर ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना होने के बावजूद उसने अपनी खुद की एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बना ली थी। People could not be detained in Gestapo torture chambers, rounded up and sent to concentration camps. ठीक है, अब लोगों के साथ में इतना क्रिमिनल बिहेव किया जाने लगा, लोगों के साथ में इतना क्राइम होने लगा, उनको फोर्सफुली चैम्बर्स के अंदर डाल दिया जाता था, कंसंट्रेशन कैंप में उनको भेज दिया जाता था, डिपोर्टेड एट विल और अरेस्टेड विदाउट एनी लीगल प्रोसीजर, बिना किसी लीगल प्रोसीजर के उनको अरेस्ट कर लिया जाता था। द पुलिस फोर्स एक्वायर्ड पावर्स टू रूल विद इम्प्यूनिटी, और जो पुलिस फोर्स उसने बनाई थी वो किस लिए बनाई थी, ताकि वो लोगों के ऊपर प्रेशर डाल सके, लोगों के ऊपर पूरा कंट्रोल बना सके। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकंस्ट्रक्शन। हिटलर असाइंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इकोनॉमिक रिकवरी टू द इकोनॉमिस्ट हेज़ेल्मर सचेत, हु एम्ड एट फुल प्रोडक्शन एंड फुल एम्प्लॉयमेंट थ्रू अ स्टेट फंडेड वर्क क्रिएशन प्रोग्राम। अब हिटलर ने क्या किया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर उसने साइन किया, यानी कि जब वो डिक्टेटरशिप के अंदर आ रहा था तब उसने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि पूरे कंट्री का इकोनॉमिक रिकवरी वो करेगा, जो पूरा कंट्री इकोनॉमिक बैकवर्ड जो चला गया उसको अपवर्ड लेके आएगा और पूरी कंट्री की इकोनॉमिक रिकवरी वो करेगा। ठीक है, उसके लिए एक जो इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था हेज़ेल्मर सचेत, उन्होंने एक फुल प्रोडक्शन प्रोग्राम बनाया, फुल एम्प्लॉयमेंट का प्रोग्राम उन्होंने बनाया। दिस प्रोजेक्ट प्रोड्यूस द फेमस जर्मन सुपर हाईवेज एंड द पीपल्स कार द वॉक्सवैगन। ठीक है, इस प्रोजेक्ट के अंदर उन्होंने एक कार बनाई वॉक्सवैगन और एक सुपर हाईवे उन्होंने बनाया, ताकि यहाँ पे लोगों को क्या मिल सके, रोजगार मिल सके। इन फॉरेन पॉलिसी ऑल्सो हिटलर एक्वायर्ड क्विक सक्सेसेस। ठीक है, अब जो दूसरी फॉरेन पॉलिसीज थी उसके अंदर भी हिटलर को अच्छी सक्सेस मिल रही थी। ही पुल्ड आउट ऑफ द लीग ऑफ नेशन इन 1933। 1933 के अंदर उसने क्या करा, लीग ऑफ नेशन को हटा दिया एंड री ऑक्यूपाइड द राइनलैंड इन 1936। राइनलैंड को री ऑक्यूपाई कर लिया, वापस से अपने कब्जे में ले लिया। इंटीग्रेटेड ऑस्ट्रिया एंड जर्मनी, और ऑस्ट्रिया जर्मनी को मिला दिया कब, 1938 के अंदर। और ये सारा काम करने के बाद उसने अपना एक स्लोगन बनाया, वन पीपल वन एम्पायर एंड वन लीडर, कि ये जितने भी कंट्रीज़ हैं ये सारी कंट्री आपस में मिल जाएं और एक जर्मनी का ही पूरा फुल कंट्री बन जाए, और यहाँ पे सब लोग एक बराबर हों, एक ही एम्पायर यहाँ पर हो और एक ही लीडर पूरे कंट्री के अंदर चले। ही देन वेंट ऑन टू रेस्ट German speaking Sudetenland from Czechoslovakia and gobbled up the entire country। उसके बाद उसने सुडेटलैंड से लेकर के चीकोस्लोवाकिया तक का एरिया अपने कब्जे में ले लिया और धीरे धीरे एंटायर कंट्री के ऊपर अपना रूल बना लिया। इन ऑल ऑफ दिस ही हैड द अनस्पोकन सपोर्ट ऑफ इंग्लैंड। अब इन सब चीज़ों के अंदर उसको अनस्पोकन सपोर्ट मिला इंग्लैंड का, यानी इंग्लैंड ने उसको सपोर्ट करने से मना कर दिया। विच हैड कंसिडर द वर्साइलिस वर्डिक्ट टू हार्श। ठीक है, जिसकी जो वर्साइलिस ट्रीटी जो हुई थी जिससे वो बहुत परेशान हो गया था हिटलर, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाना शुरू किया। दीज क्विक सक्सेसेस एट होम एंड अब्रॉड सीम टू रिवर्स द डेस्टिनी ऑफ द कंट्री। अब धीरे धीरे जो हिटलर फेमस होता जा रहा था, जो धीरे धीरे उसको सक्सेस मिलती जा रही थी अपनी होम कंट्री के अंदर और दूसरे अब्रॉड कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे कंट्री की जो डेस्टिनी थी वो पूरी चेंज हो गई। हिटलर डिड नॉट स्टॉप हियर, वो यहीं पर ही नहीं रुका। Sachet had advised Hitler against investing heavily in rearmament as the state still run on deficit financing।
ठीक है, जो इकोनॉमिस्ट था उसने जो एडवाइस किया था हिटलर को इन्वेस्टिगेशन के अगेंस्ट में, उसने क्या बोला कि आप रीआर्मामेंट के ऊपर ध्यान दो, रीआर्मामेंट के ऊपर आप काम करो ताकि जो डेफिशिएंट फाइनेंसिंग की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी। ठीक है, जो कॉशियस पीपल थे, जिन लोगों को खतरनाक माना जाता था, उनको जर्मनी में रहने से मना कर दिया गया। सचेड हैड टू लीव, उसको भी जर्मनी से निकाल दिया गया। हिटलर चूज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। अब हिटलर ने क्या सोचा कि इकोनॉमिक क्राइसिस अगर मुझे इस कंट्री का दूर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वॉर लड़ना पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ को अपने अंदर मिलाना पड़ेगा, सभी कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ को अपने एम्पायर में मिलाना पड़ेगा, तभी जाके मैं ज़्यादा पैसे वाला बन सकता हूँ। रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। उसने क्या बोला कि अब रिसोर्सेज अगर मुझे बढ़ाने हैं तो मुझे दूसरी टेरिटरीज़ को अपने अंडर में लेना पड़ेगा, अपने कंट्रोल में लेना पड़ेगा, उसके बाद उनके रिसोर्सेज में अपने कंट्री के रिसोर्सेज में मिला लूँगा। इन सेप्टेम्बर 1933 जनवरी इन्वेटेड पोलैंड। सेप्टेम्बर 1933 के अंदर जर्मनी के ऊपर पोलैंड ने अपना कब्जा बना लिया। दिस स्टार्टेड अ वॉर, और ये क्या थी, शुरुआत थी वॉर की विथ फ्रांस एंड इंग्लैंड, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ में। इन सेप्टेम्बर 1940 अ ट्रिपटाइट पैक्ट वॉज साइन बिटवीन। अब देखो सेप्टेम्बर 1940 के अंदर एक ट्रिपटाइट पैक्ट साइन हुआ था, किस किस के बीच में, जर्मनी, इटली और जापान के बीच में। स्ट्रेंथनिंग हिटलर्स क्लेम टू इंटरनेशनल पावर, जिसके अंदर हिटलर ने क्लेम किया था कि इंटरनेशनल पावर यानी कि पूरे कंट्री, सभी पूरे वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी पावर मेरे हाथ में आ जानी चाहिए। पपेट रिजाइन सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, अब नाजी जर्मनी के जो पपेट थे वो पूरे यूरोप के अंदर फैल गए थे और उन्होंने पूरे यूरोप के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया था। बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज एम्पायर। ठीक है, 1940 तक आते आते हिटलर के हाथ में बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी थी और वो पावरफुल पर्सन बन चुका था। हिटलर नाउ मूव टू अचीव हिज लॉन्ग टर्म एम ऑफ कॉन्करिंग ईस्टर्न यूरोप। अब हिटलर ने क्या सोचा, मुझे ईस्टर्न यूरोप के ऊपर भी कब्जा करना चाहिए। ही वॉन्टेड टू इंश्योर फूड सप्लाईज एंड लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स। उसको फूड सप्लाई बढ़ानी थी अपनी कंट्री की और लिविंग स्पेस बढ़ानी थी। ही अटैक द सोवियत यूनियन इन जून 1941। तो फूड सप्लाई और लिविंग स्पेस बढ़ाने के लिए उसने क्या किया, सोवियत यूनियन के ऊपर कब्जा किया 1941 में, इन जून 1941। In this historic blunder, Hitler exposed the German Western Front to British aerial bombing and the Eastern Front to the powerful Soviet armies. अब क्या किया हिटलर ने, जर्मन वेस्टर्न फ्रंट जो था उसके ऊपर तो ब्रिटिश एरियल बॉम्बिंग की, ठीक है, और ईस्टर्न फ्रंट जो था वो वहाँ पर उसने क्या भेज दिया, सोवियत आर्मीज़ को उसने भेज दिया। द सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलिएटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एंड स्टालिनग्राड। अब उसकी सबसे बड़ी भूल हुई कि उसने वहाँ पे सोवियत आर्मी को भेज दिया। सोवियत आर्मी ने जर्मनी के लोगों को मारकर जर्मनी की जो आर्मीज़ थे उसको हटा दिया वहाँ से और उसके ऊपर अपना कब्जा कर लिया। आफ्टर दिस द सोवियत रेड आर्मी हॉन्टेड आउट द रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच द हार्ट ऑफ बर्लिन। ठीक है, जब तक वो जर्मन आर्मीज़ जो थी बर्लिन नहीं पहुँची तब तक उन्होंने उनको वहाँ से खदेड़ना शुरू कर दिया। स्टैब्लिशिंग सोवियत हेजमनी ओवर द एंटायर ईस्टर्न यूरोप फॉर हाफ अ कंट्री देयर आफ्टर। उसके बाद सोवियत रेड आर्मी ने क्या किया, वहाँ पर पूरे एंटायर यूरोप के ऊपर अपना कब्जा कर लिया और हाफ अ सेंचुरी तक वो वहाँ पर इस्टेब्लिश रहे थे। मीनवाइल द यूएस हैज़ रेसिस्टेड इन्वॉल्वमेंट इन द वॉर। अब यूएसए जो था वो वॉर के अंदर आना नहीं चाहता था। इट वॉज अनविलिंग टू वंस अगेन फेस ऑल द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ कॉज्ड। वो नहीं चाहता था कि जो कुछ भी उसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर खोया है वो सब कुछ वो वापस खोए, बट इट कुड नॉट स्टे आउट ऑफ द वॉर फॉर लॉन्ग। लेकिन बहुत समय तक वो वॉर से दूर नहीं रह पाया, उसको एट द लास्ट वॉर के अंदर आना ही पड़ा। जापान वॉज एक्सपैंडिंग इट्स पावर इन द ईस्ट। धीरे धीरे जापान ने ईस्ट के अंदर अपनी पावर्स बढ़ानी शुरू कर दी। इट हैड ऑक्यूपाइड फ्रेंच इंडो चाइना एंड वॉज प्लानिंग अटैक्स ऑन यूएस नेवल बेसिस इन पैसिफिक। ठीक है, जापान ने क्या किया, इंडो चाइना के ऊपर अपना कब्जा बना लिया और यूएस की जो नेवल आर्मी थी उसके ऊपर भी उसने अटैक कर दिया पैसिफिक ओशियन में। व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब द यूएस बेस एज पर्ल हार्बर, द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब जब जापान ने हिटलर को सपोर्ट किया उनके ऊपर बॉम्बिंग करने के लिए कि ताकि वो हिटलर यूएस के ऊपर बॉम्बिंग कर सके पर्ल हार्बर में,
तब जाकर के यूएस ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर एंट्री ली। द वॉर एंडेड इन May 1945। May 1945 के अंदर वॉर एंड हो गया था। याद करना इसको, वॉर की एंडिंग कब हुई थी? May 1945। और उस वॉर के एंड में क्या हुआ था? हिटलर की डिफीट हुई थी, हिटलर हार गया था यहाँ पर। एंड द यूएस ड्रॉपिंग ऑफ द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा इन जापान। ठीक है, उसके बाद यूएस ने क्या किया? बॉम्बिंग कर दी थी हिरोशिमा में, जो कहाँ पर है? जापान के अंदर। ये लर्न कर लेना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुआ था तो किसकी हार हुई थी और क्या हुआ था उसका परिणाम। फ्रॉम दिस ब्रीफ अकाउंट ऑफ वॉट हैपेंड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नाउ रिटर्न टू हेलमेट एंड इट्स फादर स्टोरी। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद अब हम यहाँ पे किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? हेलमेट और उसके फादर की। अ स्टोरी ऑफ नाजी क्रिमिनलिटी, कि किस तरीके से नाजीज ने पूरे वॉर के अकॉर्डिंग क्रिमिनलिटी की थी। जब वॉर चल रहा था तब नाजी लोगों ने दूसरे लोगों के साथ में क्या किया था, ये हम आगे के वीडियोज़ के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? ये आपका 5th पार्ट कंप्लीट हो गया इस चैप्टर का। अब आगे का जो रिमेनिंग चैप्टर है वो हम 6th पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।